नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट 2022-23 के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जो टॉपिक मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे आज हम सिगमंड फ्रायड के बारे में। और एक एक चीज़ मैं सिगमंड फ्रायड के बारे में बताऊँगा जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए तो अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे है। और ख़ास तौर से आपके अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट हो गया, टेट हो गया, कोई भी यहाँ पे अभी जल्दी ही आपकी केवीएस की भी नोटिफिकेशन आने वाली है, उसमें भी आपको ये टॉपिक मिलेंगे पेडागोजी में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है, आप लोगों को चीज़ें याद होती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही डेली बेसिस पे, जैसे यहाँ पे देखिए क्लास 11th है, तो कम से कम मैं आपके लिए 40 क्लासेस लेके आऊँगा आपका सीडीपी के ऊपर। तो डेली बेसिस की क्लासेस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है आपके एग्जाम में, वो भी मैं बताता चलता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। दूसरा प्रश्न बनता है कि ये कहाँ के निवासी थे। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था 1856 में, मृत्यु हुई थी 1939 में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूँ, जन्म जो हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था और जन्म कब हुआ था, 1856 में हुआ था। ठीक है, ये एक ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, व्यक्तित्व के ऊपर एक सिद्धांत दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि फ्रायड साइको एनालिटिक थियरी, जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं व व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो ये जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, 3 क्वेश्चन बन सकते थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दूसरा, कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के। तीसरा, कब जन्म हुआ था, 1856 में। ठीक है, अब इसका चलेंगे अब डायरेक्ट अब सिद्धांत की तरफ। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना क्या होती है, यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। तो फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन 2 मॉडल के हिसाब से करता है, 2 मॉडल के आधार पर करता है। पहला यहाँ पे आकारात्मक मॉडल, दूसरा है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। याद रखिएगा, 2 मॉडल के द्वारा इन्होंने यहाँ पे व्यक्तित्व के सिद्धांत की, यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की यहाँ पे रचना की थी, जिसमें पहला है आकारात्मक मॉडल और दूसरा है यहाँ पे संरचनात्मक मॉडल या फिर गत्यात्मक यहाँ पे मॉडल। ये देख लिए हैं। इसके बाद अब चलते हैं, देखते हैं पहला जो यहाँ पे मॉडल है आकारात्मक मॉडल, इसमें क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक फिगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, आपने देखा भी होगा कभी न कभी इंटरनेट पे। समुद्र में यहाँ पे कोई ग्लेशियर तैर रहा है टूट के। तो यहाँ पे देखेंगे ग्लेशियर का जो हिस्सा ये है ना, ऊपर का हिस्सा है और ये ग्लेशियर का नीचे का हिस्सा है। तो आपने देखा होगा, ये कहीं ना कहीं तो फिगर आपने अपने लाइफ में देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर पे या फिर कहीं पे भी मोबाइल चला रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बहुत कम दिखाई देता है, जो नीचे होता है इसके वो बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसा भी हिस्सा होता है जो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है पानी के। ठीक है, वो बहुत कम मामूली सा हिस्सा होता है जो कभी पानी के ऊपर आता है कभी नीचे चला जाता है। तो इसमें इस फिगर को इसलिए मैंने दिखाया बताया क्योंकि जो आकारात्मक मॉडल है वो इसी फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये फिगर समझ में आ गया तो आपको आकारात्मक मॉडल समझ में आ जाएगा। इसमें फ्रायड ने मन की 3 अवस्था को बताया है। पहली अवस्था ये ऊपर वाली, दूसरी अवस्था जो कभी ऊपर रहती कभी नीचे रहती है, और तीसरी अवस्था जो पूरा का पूरा नीचे है। ठीक है, जिसे समझाने के लिए उसने बर्फ़ की चट्टान आइसबर्ग का उदाहरण दिया। फ्रायड के अनुसार जैसे समुद्र में बर्फ़ की चट्टान का कुछ भाग पानी के बाहर होता है तथा अधिकांश भाग पानी के अंदर होता है, उसी प्रकार जो भाग पानी के बाहर है वो चेतन मन है। यानी कि चेतन जो मन है वो आपका ये वाला हिस्सा है जो 10% है, सिर्फ 10%। जबकि अधिकांश भाग जो पानी के अंदर वो क्या कहलाता है, अचेतन मन। ठीक है, ये हो गया आपका चेतन मन, ये हो गया आपका अचेतन मन पूरा नीचे वाला, जो कि क्या होता है, पूरे हिस्से का 90% हिस्सा होता है। जो भाग पानी के अंदर व बाहर दोनों के बीच में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, अर्धचेतन मन। जो ये मैंने बताया ना, कभी पानी के ऊपर हुआ कभी पानी के नीचे हुआ, उसको क्या कहते हैं, अर्धचेतन मन, जिसका कोई साइज या आकार नहीं होता। कभी आप कैसे नापेंगे कि कितना हिस्सा ऊपर है कितना हिस्सा नीचे, कभी वो ऊपर आ सकता है कभी वो नीचे जा सकता है, डूब जाता है। तो उसको कभी उसका कोई आकार नहीं है फिक्स। तो यहाँ पे आकार जो है वो 2 ही चीज़ों का है, चेतन मन का जो कि 10% भाग है ऊपर वाला, अचेतन मन जो कि 90% भाग है नीचे वाला पूरा। अब यहाँ पे आकारात्मक मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है, अर्धचेतन मन है क्या है,
इसको एक स्लाइड से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड के बारे में। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, बर्फ़ का ऊपर का हिस्सा कितना होता है 10%, यानी कि कोई भी चीज़ है उसका 1/10वां भाग। फ्रायड इस अवस्था को ऐसी अवस्था मानते हैं जिसमें व्यक्ति सजग होकर बिना किसी विचारों के द्वंद्व के सही निर्णय एवं सही स्पष्ट निर्णय के साथ किसी कार्य को करे तो वह व्यक्ति का चेतन मन कहलाता है। यह बालक को स्पष्ट रूप से संकेत देने का कार्य करता है और उसे शुद्ध व स्पष्ट निर्णय लेने हेतु मनुष्य की सहायता करता है। अब यहाँ पे चेतन मन का यहाँ पे मैं आपको उदाहरण बताऊँ। जैसे आप कभी भी आपसे कोई पूछेगा 2 का पहाड़ा पढ़ाओ बताओ, तो क्या कभी आप सोचेंगे 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, ये तुरंत आप शुरू कर देंगे। ये आपके चेतन मन में ये फिक्स है, आपको याद है, पूरे लाइफ आपको याद रहेगा, तुरंत आपका वर्तमान में आपको तुरंत याद आ जाएगा। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, अर्ध चेतन मन यानी कि सेमी कॉन्शियस माइंड। ये चेतन मन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है, जो बीच का बर्फ का हिस्सा था जिसकी कोई भी साइज और आकार नहीं था। ये जीरो यानी कि शून्य अवस्था में होता है। इसमें हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं और थोड़ा सा जोर लगाने पर वो बातें याद आ जाती हैं। जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे कि आपके घर के पास जो दोस्त था उसका क्या नाम था, तो कभी कभी होता है ना कि आपको याद भी रहता है वो नाम, लेकिन आप तुरंत बता नहीं पाते हैं उस चीज़ को। सोचते हैं 1 2 सेकंड सोचते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाते हैं, यार अभी तो याद था, मुंह में ही थी बात और मैं बता नहीं पा रहा हूँ, कहते हैं ना ऐसे। तो वही बात है यहाँ पे अर्ध चेतन मन के बारे में बताया गया है, सेमी कॉन्शियस माइंड की। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में तो होती हैं लेकिन वो तुरंत आप बता नहीं पाते। जब आप दिमाग पे जोर डालते हैं तब आपको याद आता है कि हाँ ये चीज़ थी। जैसे आपने कान के ऊपर पेंसिल लगा रखी है तो आपको याद नहीं है कि कान के ऊपर पेंसिल लगा रखी है, आप खोज रहे हैं इसको चारों तरफ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया, हाँ यार ये तो कान के ऊपर ही टंगी हुई है पेंसिल। तो ये इसको क्या कहते हैं, सेमी कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन। और तीसरा क्या है, अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, जो कि 90% भाग होता है। सबसे ज़्यादा चीज़ यही हिस्सा घेरता है। ये 9/10 भाग होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन इसके ऊपर बने हुए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के मन या मस्तिष्क में के बहुत बड़े भाग में के रूप में उसका अचेतन मन है, जिसमें उसकी काम भावना निवास करती है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति को शारीरिक तृप्ति द्वारा सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, इसलिए उसने इस सिद्धांत को क्या कहा, सुखवादी सिद्धांत भी इसको कहा था। किसने, सिगमंड फ्रायड ने। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा आपका अचेतन मन लेता है, जिसमें आपको अपनी सारी जो इच्छाएं होती हैं उसको पूरी करने के लिए, शारीरिक तृप्ति के लिए जो होती है सारी चीज़ें, वो अचेतन मन ही आपको कहता है। तो ये हो गया आपका चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एग्जाम्पल के लेके मैंने आपको समझाया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखेंगे सिगमंड फ्रायड की। यहाँ पे सबसे पहले छोटा सा टॉपिक है। सिगमंड फ्रायड मूल प्रवृत्ति बताए थे, 2 मूल प्रवृत्ति बताए थे। पहला था जीवन, दूसरा है मृत्यु। जीवन मृत्यु तो आपको याद हो जाएगा कि सिगमंड फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, 2, जिसमें से पहला है जीवन, दूसरा मृत्यु। लेकिन जीवन मृत्यु आपको याद नहीं रखना है, वो तो आपको याद ही हो जाएगा। इरोज और थैनाटोस आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये नाम दे के आएगा, इरोज और थैनाटोस की मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा इरोज और थैनाटोस, तो आपको ये याद रखना है। अब दूसरा आपका आता है यहाँ पे, जो दूसरा मॉडल दिया था इन्होंने, संरचनात्मक मॉडल या गत्यात्मक मॉडल। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान जिन साधनों के द्वारा होता है वे सभी संरचनात्मक मॉडल या फिर गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत आती हैं। जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं जीवन मृत्यु से रिलेटेड, वो जब आपका उत्पन्न होती हैं तो उनके संघर्षों को यहाँ पे समाधान के लिए हमारे जो 3 चीज़ें हैं वो हमारे लाइफ में काम आती हैं, इदम, अहम और पराअहम, यानी कि इड, ईगो और सुपर ईगो। इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। इदम क्या है, अहम क्या है, पराअहम क्या है, इसको पहले देखेंगे। अब तो सबसे पहले हम देखेंगे इदम को। इदम यानी कि आई मतलब आप एग्जाम्पल, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, बस इससे आपको याद होगा, थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई मतलब मैं, तो इसमें सब कुछ मैं के ऊपर डिपेंड करता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही खुशी सब कुछ है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ आई से। ये व्यक्ति में जन्मजात होता है, ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। सुखवादी सिद्धांत क्या, जिसमें आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अर्थात इसमें व्यक्ति केवल सुख की कल्पना करता है। इदम यानी कि इड अचेतन मन से जुड़ा होता है, जो अभी 90% भाग मैंने बताया ना आपको अचेतन मन का, जिसमें काम भावना होती है, उससे जुड़ा होता है क्या,
इदम यानी कि इड, जिसका अर्थ है कि ये अपनी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, जिसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें अगर प्रवृत्ति अगर आपसे पूछ लेता है कि किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है मानव की, मनुष्य की, व्यक्ति की इदम में यानी कि इड में, तो आपकी पशु प्रवृत्ति होती है, यानी कि पशु जैसा सोचता है कि अपना ही भला हो, अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति हो, अपनी भूख, जैसे इंसान क्या होता है, माँ मम्मी होती हैं तो वो भूखी रहती हैं लेकिन बच्चों को खाना खिला देती है, लेकिन जानवरों में क्या होता है, वो सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं। तो उसी तरीके से इदम में मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पशु प्रवृत्ति। दूसरा क्या है यहाँ पे, अहम यानी कि ईगो। अब यहाँ पे ईगो, यहाँ पे उस ईगो से मत ले लीजिएगा कि हाँ मुझे बहुत ईगो है, इस लड़के को बहुत ईगो है, ये वाला ईगो नहीं है। यहाँ पे अहम है जो, ये इसमें मैं आपको समझाता हूँ। अहम यानी कि ईगो में बुद्धि, चेतना व तार्किकता की होती है। यह वास्तविकता पर आधारित है। यह अर्ध चेतन मन से जुड़ा है। इसमें व्यक्ति कार्य करने के लिए विचार करता है। इससे उचित अनुचित का ज्ञान होता है। अब यहाँ पे जो अहम होता है वो आपको इड को बताता है कि क्या चीज़ करी जाए। आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, गलत कार्य ही करने जा रहे हैं, तो उसको कहीं आप जैसे चोरी करने जा रहे हैं कहीं पे, तो आप चोरी कैसे करिए कि आप पकड़े न जाएं। सही तरीका बताता है उसको, जो वास्तविकता से जुड़ा होता है कि आप चोरी करने जा रहे हैं तो आप रात में जाइएगा, ऐसे टाइम पे जाइए जिस टाइम पे कोई घर में ना हो। तो आपको सारी चीज़ें जो सही चीज़ें बताता है तार्किकता के साथ, वो कौन बताता है, ईगो बताता है, यानी कि अहम जो है वो बताता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, इसका प्रवृत्ति क्या है, मानवतावादी, यानी कि आपका भला चाहता है वो। ठीक है, तो अहम भी समझ में आ गया होगा, इड भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सुपर ईगो की तरफ, पराअहम की तरफ। पराअहम क्या है, यानी कि सुपर ईगो। पराअहम यानी कि सुपर ईगो में आदर्शवाद, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की यहाँ पे अवस्था होती है। पराअहम पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित है। यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति में पराअहम अधिक होता है वह बुरे विचारों से दूर रहता है। यानी कि इसमें इसकी मूल प्रवृत्ति क्या हो गई, देवत्व हो गई, यानी कि भगवान की तरफ सोचता है ये। जिसके अंदर सुपर ईगो ज़्यादा है, पराअहम ज़्यादा है, वो देवत्व की तरफ सोचता है। यानी कि जो जैसे कोई रूल रेगुलेशन बना दिया गया है समाज में, तो वो समाज के नियम कानून के हिसाब से ही चलेगा और किसी चीज़ को गलत तरीके से नहीं करेगा वो। और ये किससे जुड़ा होता है, ये आपका चेतन मन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सुपर ईगो चेतन मन से जुड़ा है। आपका जो ईगो है वो आपका अर्ध चेतन मन से जुड़ा है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, अर्ध चेतन मन से जुड़ा है। और जो आपका इड है यानी कि इदम है, वो आपका अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। यानी कि बुरा कौन हुआ, इड बुरा हुआ, क्योंकि इसमें खुद के बारे में सोचता है। ईगो क्या हुआ आपका, ये न तो पॉजिटिव न तो नेगेटिव, जो भी आप काम करेंगे उसमें ये सहायता प्रदान करेगा। और यहाँ पे आप पराअहम क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, यानी कि ये अच्छा है, एक तरह से कह सकते हैं। अब इसके बाद जो आपका इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि से आपका क्वेश्चन बनता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पर भी। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि से जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे बस छोटा सा 2 लाइन यहाँ पे है, बाकी उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन पे। सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण वो माता से अधिक प्यार करते हैं। आप सभी को पता है, आप खुद ही अपने घर में ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे होते हैं वो मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बच्चियाँ होती हैं वो पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसा तो कंपलसरी नहीं है ना कि बच्ची जो है वो पापा से ही प्यार करे या लड़का है तो मम्मी से ही प्यार करे। क्यों होता है, सभी घरों में, ज़्यादातर घरों में ये देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं मनुष्य में। लड़कों में क्या होता है, ओडिपस ग्रंथि होती है, और लड़कियों में क्या होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। ये ग्रंथियों का खेल है कि लड़कियां जो है वो पिताजी से प्यार करती हैं, ज़्यादा लगाव होता है। लड़कों का जो लगाव होता है वो मम्मी से ज़्यादा होता है। तो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा से आप याद भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रा लड़की वाला शब्द लग रहा है तो इसको लड़कियों से जोड़ लीजिए, और ओडिपस आप एक जब जोड़ लीजिए लड़कियों से तो दूसरा लड़कों से जोड़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आते हैं प्रश्न उत्तर के ऊपर। कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे जरूर डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम हर वीडियो में, जिससे आप लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन आंसर भी आपका साथ साथ तैयार होता रहे। और क्वेश्चन आंसर कराने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से या फिर रोशन की क्लास वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ सेक्शन में जाके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है। अभी मैंने बताया बालक है जिसका माता से ज़्यादा लगाव है एज कम्पेयर टू पिता। किस चीज़ की वजह से होता है ये,
ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यानी कि ऑडिपस ग्रंथि की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्ति होता है। जैसे पहला क्या था, बुरा क्या था, इड था, इदम था। दूसरा क्या था, ईगो था। तो जब इड आपका ईगो पे हावी हो जाएगा, जबकि क्या होना चाहिए, ईगो को आपको समझाना चाहिए इड को, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इड हावी हो जा रहा है ईगो पे। तो यहाँ पे क्या होगा, किस व्यक्ति किस स्थिति में होगा, अनैतिक होगा और या फिर असामाजिक होगा, इमोरल होगा या फिर एंटी सोशल होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर पहला। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अलमारी में अमूल किताब नहीं पाते हैं, यानी कि कोई भी किताब है उसको नहीं पाते हैं, थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, फिर याद आता है कि यह किताब वह उसने अपने दोस्त को दे दिया था। अभी मैंने जब आपको पढ़ा मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था पेंसिल वाला एक एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोई व्यक्ति है जिसने जो अलमारी में अपनी किताब खोज रहा है, लेकिन फिर खोजने के बाद थोड़ी देर परेशान होने के बाद उसको याद आता है कि यार ये तो किताब मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया था, फालतू में खोज रहा हूँ यहाँ पे। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है अर्धचेतन मन की वजह से, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। चौथा क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रायड ने दिया था। पांचवा क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क का चेतन तथा अचेतन मन का कुल भाग होता है। अब यहाँ पे अब जो मैंने आपको बताया था ना कि ये क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सच में बनता है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्या है, फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क का चेतन मन और अचेतन मन का भाग। तो चेतन मन क्या था, 10% था, तो 10% को ऐसे लिखते हैं 1/10। और दूसरा क्या था, अचेतन मन जो था वो 90% था, 90% को हम इस तरीके से लिखते हैं 9/10। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें देखेंगे तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। छठवां क्वेश्चन है, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया। मतलब कि जो बच्चियां होती हैं और लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से ज़्यादा लगाव क्यों रखती हैं, किसकी वजह, उसको क्या कहा सिग्मंड फ्रायड ने, उसको कहा यहाँ पे इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ठीक है, इलेक्ट्रा जो ग्रंथि मैंने बताया था, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जिसकी वजह से वो पिताजी से ज़्यादा यहाँ पे लगाव रखती हैं एज कम्पेयर टू माता जी। सातवां क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के 2 प्रकार हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी, मैंने बताया था आपको, जीवन मृत्यु, लेकिन मैंने बोला था कि वो वर्ड नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, तो वर्ड है इरोज एवं थेनेटोस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8वां क्वेश्चन है, अहम का संबंध है किससे, अहम जो होता है आपका वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे अहम जो होता है वो यथार्थ जगत से संबंधित है, यानी कि प्रेजेंट जो है उससे संबंधित है अहम। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगली वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। क्लास 12 और सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट की कंप्लीट फ्री में तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।